नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। गुजरात में हड़प्पा स्थल के उत्खनन से 5000 वर्ष पहले के शवाधान संस्कारों के बारे में पता चला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना प्रस्तावों को गति शक्ति के तहत सुव्यवस्थित किया। आरबीआई 2 किस्तों में 8000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करेगा। ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ ही सरकार इसके भंडारण के विकल्पों की तलाश कर रही है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल के अनुसार भारत में पिछले 3 दशकों में 5 में से 2 आर्द्रभूमियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है और केविन मैकार्थी को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर चुना गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और इस पहली खबर में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुरास्थल हड़प्पा के बारे में। गुजरात में हड़प्पा स्थल के उत्खनन से 5000 वर्ष पहले के शवाधान संस्कारों के बारे में पता चला है। कच्छ जिले के जूना खटिया गांव में की गई खुदाई में कब्रों की कतारें मिली हैं। इन कब्रों से कंकाल के अवशेष, चीनी मिट्टी के बर्तन, मनके के आभूषण, जानवरों की हड्डियां आदि प्राप्त हुए हैं। प्राप्त अवशेष 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के हैं, जो कि पूर्व नगरीय हड़प्पा काल के हैं। इसका मतलब ये है कि ये राज्य में स्थित कई अन्य हड़प्पा स्थलों से पहले के हैं। इस उत्खनन से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए हैं। इसमें धोलावीरा जैसे अन्य स्थलों में नगर के भीतर और उसके आसपास शवाधान प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई बड़ी बस्ती नहीं मिली है। ये स्थल मिट्टी के टीले वाले शवाधानों से पत्थर से निर्मित शवाधानों की ओर संक्रमण को दर्शाता है। यहाँ से प्राप्त मृदभांडों की विशेषताएं और शैली सिंध और बलूचिस्तान के प्राक हड़प्पा स्थलों से मिले मृदभांडों के समान है। शवाधानों के निर्माण के लिए स्थानीय चट्टान, बेसाल्ट आदि के पत्थरों का उपयोग किया गया है। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए क्ले का उपयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में शवाधान संस्कार की प्रमुख प्रथाएं हैं। यहाँ पर अलग अलग स्थलों पर शवाधान की अलग अलग पद्धतियां प्रचलित थी। यहाँ शवाधान की 3 प्रथाएं प्रचलित थी: पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और कलश शवाधान। सबसे आम शवाधान प्रथा के तहत मृतक को एक साधारण गड्ढे या ईंट से बने एक कक्ष में दफनाया जाता है। मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर किया जाता है। मृतक के साथ अनाज, मृदभांड, औजार और आभूषण जैसी वस्तुएं भी दफनाई जाती हैं। लोथल से युग्म शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि पुरुष और महिलाओं को यहाँ पर एक साथ दफनाया जाता था। अगली खबर अवसंरचना से जुड़ी हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना प्रस्तावों को गति शक्ति के तहत सुव्यवस्थित किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए परामर्श प्रस्ताव के प्रारूप में संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का लक्ष्य परिचालन संबंधी व्यापक अनुमान प्राप्त करना है, ताकि गतिशीलता के तहत सड़क परिसंपत्तियों का बेहतर मुद्रीकरण किया जा सके। इस परामर्श प्रस्ताव में कई विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि प्रस्ताव में उन लाभों का उल्लेख होना चाहिए जो परियोजना क्षेत्र में उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त होंगे। साथ ही इन तथ्यों का भी उल्लेख होना चाहिए कि प्रस्तावित परियोजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में कैसे योगदान देगी। ये विनिर्माण और आर्थिक क्षेत्रों को अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी से कैसे जोड़ेगी। इन संशोधित प्रारूपों का जिनका हमने जिक्र किया है, मंत्रालय ने इनकी जानकारी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में दी है। इस ग्रुप में अवसंरचना गतिविधियों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी शामिल हैं। इस समूह को एकीकृत योजना निर्माण और प्रस्तावों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया है। ये गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की सहायता भी करता है। गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत योजना है। ये लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना में मौजूद अंतरालों को दूर करेगी। इसका उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। साथ ही ये बाधाओं और लागत को कम करके कार्यों को शीघ्र पूरा करने में भी मदद करेगी। ये अलग अलग मंत्रालयों की वर्तमान और भावी परियोजनाओं का व्यापक डेटाबेस प्रदान करती है। ऐसे में एक साझे विजन से अवसंरचना परियोजनाओं की योजना और डिजाइन बनाने और उनके कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। और आइए अब आपको बताते हैं गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 6 स्तंभों के बारे में। इसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी व्यापकता पर बल दिया जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन पे बल दिया जाएगा यानी प्राथमिकता। इसके अलावा अनुकूलन, समकालिकता, विश्लेषिकी यानी एनालिटिकल। इस योजना के तहत प्रस्ताव में डायनेमिक यानी कि गतिशीलता के पहलू पर भी बल दिया जाएगा। और आइए अब बात करते हैं इससे जुड़ी और सुर्खियों के बारे में। हाल ही में गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की बैठक में यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कई निर्देश दिए हैं, जैसे कि सड़क सुरक्षा ऑडिट कराने के बाद ही नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को आवागमन के लिए खोला जाए। इसके अलावा राजमार्गों पर वाहन चलाते समय सुगमता पूर्वक लेन
लेन बदलने के मानकों के लिए नीति तैयार की जाए। साथ ही दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पर्याप्त संकेतों और चेतावनियों को भी प्रदर्शित किया जाए और इसके अलावा सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन वाहनों के विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक उपायों और नीतियों की पहचान की जाए। ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ ही सरकार इसके भंडारण के विकल्पों की खोज कर रही है। ये खबर पेपर 3 के टॉपिक ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। विद्युत ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्रतिमाह अधिक ऊर्जा क्षमता जुड़ रही है। ये औसतन 1000 मेगावाट है। इसलिए इस अतिरिक्त क्षमता के उपयोग को बनाए रखने के लिए भारत को ऊर्जा भंडारण प्रणाली के किफायती विकल्पों को विकसित करने पर कार्य करने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत में ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान लगभग 40% है। इसमें पवन और सौर ऊर्जा का प्रमुख योगदान है। हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को वर्ष 2030 तक 160 गीगावाट क्षमता वाली ऊर्जा भंडारण प्रणाली की आवश्यकता होगी। ऊर्जा भंडारण प्रणाली के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को भंडारित और आवश्यकता पड़ने पर उसे दोबारा उपयोग किया जा सकता है। ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं: लिथियम आयन बैटरी, पंप स्टोरेज, हाइड्रो पावर, थर्मल स्टोरेज, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज और मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज जैसे कि फ्लाई व्हील्स आदि। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के कई स्रोत हर समय उपलब्ध नहीं होते हैं और इसलिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली इन कारणों से एक बेहतर तकनीक बन जाती है। ऊर्जा भंडारण प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में उतार चढ़ाव को संतुलित करके उसकी विश्वसनीयता और लचीलेपन में सुधार करती है। ये विद्युत प्रणाली में सौर और पवन ऊर्जा की मात्रा एवं महत्व को अधिकतम करती है। इसके अलावा ये विद्युत ग्रिड की कार्यकुशलता और क्षमताओं में सुधार करके पर्यावरणीय प्रभावों को कम करती है। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जो पहलें की गई हैं, उसके तहत ESS यानी कि ऊर्जा भंडारण प्रणाली को कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2029-30 तक एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन ट्रेजेक्ट्री को अधिसूचित किया गया है। हाइड्रो पंप्स स्टोरेज परियोजनाओं और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजनाओं पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी ISTS शुल्क में छूट दी गई है। नवीकरणीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर जो उत्पादन किया जाता है वो रिवर्सिबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल स्टोरेज में किया जाता है। ग्रिड में भंडारण और विद्युत उत्पादन परिसंपत्ति है सेल और बैटरी, कैपेसिटर और सुपरकंडक्टर्स और फ्लाई व्हील्स। इसके अंतिम उपयोगकर्ता होते हैं बैटरी, सुपरकंडक्टर और फ्लाई व्हील्स। और आइए बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। RBI 2 किस्तों में 8,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करेगा। दोनों किस्तों में कुल 16,000 करोड़ रुपए मूल्य के ग्रीन बॉन्ड्स जारी होंगे। RBI चालू वित्त वर्ष के पहले राउंड में 5 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि के लिए ग्रीन बॉन्ड्स जारी करेगा। इनमें से प्रत्येक 4,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स होंगे। दूसरे शब्दों में पहले 4,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स 5 साल की मैच्योरिटी और दूसरे 4,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स 10 साल की मैच्योरिटी वाले होंगे। ग्रीन बॉन्ड किसी भी संप्रभु संस्था, अंतर सरकारी समूह या गठबंधन और कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड से जुटाई गई राशि का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय परियोजनाओं में किया जाएगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी और इसके लिए वित्त मंत्रालय ने नवंबर 2022 में ही एक फ्रेमवर्क जारी किया था। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क के तहत पात्र परियोजनाओं में शामिल है नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, संधारणीय जल और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, हरित भवन, जैव विविधता संरक्षण आदि से संबंधित परियोजनाएं। ग्रीन बॉन्ड का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के खतरों और संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए राशि जुटाने में सहायता करेगा। इसके अलावा इससे निवेशकों को निवेश के अच्छे अवसर मिलते हैं, जिससे उनकी व्यवसाय रणनीति को सकारात्मक दिशा मिलती है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करने के लिए जरूरी वित्त प्राप्त करने में सरकार को मदद मिलती है और इस तरह से अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता मिलती है। ग्रीन बॉन्ड की क्षमता का दोहन करने में कई चुनौतियां भी हैं। इसके लिए पात्रता मानदंडों में कई तरह की परियोजनाओं को शामिल किया गया है और इसके कारण ग्रीन वॉशिंग की आशंका बढ़ सकती है। ग्रीन वॉशिंग के अंतर्गत कंपनियां अपनी अधिकांश गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने का प्रयास करती हैं। पर्यावरणीय प्रभावों की मात्रा की गणना के लिए मजबूत प्रभाव मूल्यांकन फ्रेमवर्क का अभाव है। इसका बाजार आकार अभी भी छोटा है और ऐसे में निवेशकों के समक्ष तरलता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। RBI द्वारा जारी किए जाने वाले सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की विशेषताओं की बात करें तो इन्हें समान मूल्य नीलामी के माध्यम से जारी किया जाएगा और इसका 5% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा। ये बॉन्ड रेपो और वैधानिक तरलता अनुपात के उद्देश्यों के लिए पात्र होंगे। इनका व्यापार द्वितीयक बाजार में भी किया जा सकेगा। इसके अलावा इन्हें अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निर्धारित प्रतिभूतियों के रूप में नामित किया जाएगा।
अगला टॉपिक है केविन मैकार्थी को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर चुना गया। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि निचला सदन और सीनेट यानी कि ऊपरी सदन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायी शाखा यानी कांग्रेस के अंग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट के पीठासीन अधिकारी और सभापति यानी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है। वहाँ का स्पीकर यानी अध्यक्ष हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का राजनीतिक और संसदीय नेता होता है। अन्य कर्तव्यों के साथ साथ वो सदन के पीठासीन अधिकारी, अपनी पार्टी के नेता और निचले सदन के प्रशासनिक प्रमुख की भूमिका भी निभाता है। स्पीकर हमेशा से सदन का सदस्य रहा है, हालांकि ये जरूरी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रिक्ति की स्थिति में वो उपराष्ट्रपति के बाद कार्यभार ग्रहण करने में दूसरे स्थान पर आता है। स्पीकर को प्रत्येक 2 वर्षों में सदन द्वारा चुना जाता है। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का पद यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के पद जैसा ही होता है और इसका कारण ये है कि दोनों विधायी शाखा के निर्वाचित सदन के प्रमुख होते हैं। हालांकि दोनों पदों के बीच कुछ अंतर मौजूद है। उदाहरण के लिए भारत में लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। इसके अलावा अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के बाहर का भी हो सकता है। भारत में इसके कुछ उदाहरण भी मौजूद हैं। हालांकि यूएसए में भी कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे कि केविन मैकार्थी सत्तारूढ़ दल से नहीं है। इसके अलावा भारत में अध्यक्ष को जिस लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के लिए चुना गया है, उसके भंग होने के बाद गठित होने वाली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से ठीक पूर्व तक अध्यक्ष बना रहना होता है। अगला टॉपिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल के मुताबिक भारत में पिछले 3 दशकों में 5 में से 2 आर्द्रभूमियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी वैश्विक संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा किए गए इस अध्ययन में कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे कि 40% जल निकायों में जलीय जंतुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक गुणवत्ता समाप्त हो गई है। आर्द्रभूमियां व्यापक पैमाने पर अवसंरचना विकास, आवासीय योजनाओं के विस्तार, वैकल्पिक उपाय किए बिना अत्यधिक जल निकासी जैसे कारणों से समाप्त हो रही हैं। आर्द्रभूमियां स्थलीय और जलीय प्रणालियों के बीच की मध्यवर्ती या फिर कह सकते हैं कि संक्रमणशील भूमि है। आमतौर पर इनका जल स्तर सतह तक या उसके करीब होता है या भूमि उथले जल से ढकी रहती है। आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय को वर्ष 1971 में अपनाया गया था। भारत इस अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह अभिसमय आर्द्रभूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। भारत में लगभग 2.2 लाख बड़ी आर्द्रभूमियां हैं, जिनमें से 75 आर्द्रभूमियां रामसर आर्द्रभूमि स्थल में शामिल हैं। भारत में आर्द्रभूमियों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। हाल ही में रामसर अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षकारों के सम्मेलन में वुहान घोषणा पत्र को अपनाया गया है और इसमें आह्वान किया गया है कि दुनिया भर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण, पुनरुद्धार और प्रबंधन के साथ साथ विवेकपूर्ण और संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक कार्रवाई को अपनाया जाना चाहिए। इसके तहत अभिसमय की रणनीतिक योजना को बेहतर ढंग से लागू करने और वर्ष 2030 तक अधिक प्रभावी कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी। प्रधानमंत्री ने अलग अलग विकास मापदंडों पर पिछड़े प्रखंडों के प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। शुरुआत में इस कार्यक्रम की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसके तहत देश के लगभग 500 जिलों को शामिल किया जाना है। एबीपी को आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर शुरू किया गया है। एडीपी यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शुरुआत में देश भर के 112 जिलों को कवर किया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के स्तंभ हैं केंद्र और राज्य योजनाओं का विलय, केंद्रीय और राज्य नोडल अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के बीच सहयोग और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा। अगला टॉपिक है ग्राम रक्षा समितियां। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने ग्राम रक्षा समितियों के गठन के लिए सहमति जताई है। पहली बार वीडीसीज का गठन डोडा जिले में 1990 के दशक के मध्य में किया गया था। ये समितियां आतंकवादी हमलों के खिलाफ लड़ने में सुरक्षा कर्मियों की क्षमता में वृद्धि करती हैं। इनमें दूरस्थ पहाड़ी गाँव के निवासी शामिल होते हैं। इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियार दिए जाते हैं। इनमें स्वैच्छिक आधार पर सदस्य के रूप में पूर्व सैनिकों, पूर्व पुलिसकर्मियों और सक्षम युवाओं को शामिल किया जाता है। ये सभी संबंधित जिले के एसपी या एसएसपी के निर्देशन में कार्य करते हैं। विलेज डिफेंस कमिटीज के पेमेंट को बढ़ाया गया है और इनका नाम बदलकर ग्राम रक्षा गार्ड कर दिया गया है।
वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, इसे राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 वर्ष की अवधि के लिए $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है। इसे दक्षिण अफ्रीका के 2 संरक्षित क्षेत्रों में काले गेंडों की आबादी के संरक्षण और उसमें वृद्धि करने के लिए जारी किया गया है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड एक परिणाम आधारित और विश्व बैंक द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया बॉन्ड है। ये संरक्षण गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए निजी पूंजी की व्यवस्था करता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड परियोजना से जुड़े जोखिम को दानकर्ताओं से निवेशकों को स्थानांतरित करता है। ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF से भी वित्त पोषित है। ये GEF की मिश्रित वित्त पहल का हिस्सा है। ये प्रदर्शित करती है कि वैश्विक पर्यावरणीय गिरावट से निपटने के लिए नए तरह का वित्त पोषण किस तरह कारगर हो सकता है। GEF की स्थापना रियो अर्थ समिट में की गई थी। इसे विकासशील देशों और बदलाव के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था वाले देशों को पर्यावरणीय अभिसमयों और समझौतों के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा। केरल सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए एक कल्याण निधि बोर्ड शुरू किया है। इसका वित्त पोषण सरकारी अनुदान, पंजीकृत श्रमिकों से एकत्रित प्रीमियम, स्थानीय निकायों के अंशदान और निधि बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण के जरिए किया जाएगा। इसके तहत मासिक पेंशन की राशि मनरेगा श्रमिकों के साथ साथ राज्य की अयंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना के 60 वर्ष से अधिक आयु के कामगारों को प्रदान की जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा श्रमिकों को वेतन युक्त रोजगार दिया जाता है। इसके अंतर्गत एक ग्रामीण परिवार के अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। हालांकि इसमें अतिरिक्त 50 दिनों की वृद्धि की जा सकती है। अगला टॉपिक है आर्मी का राइट साइजिंग प्लान। राइट साइजिंग प्लान के तहत भारतीय थल सेना अपने प्रशिक्षण संस्थानों और क्रॉस स्किलिंग टेक्निकल ट्रेड्स जैसे क्षेत्रों में सैन्य विशेषज्ञता रखने वाले दिग्गजों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगी। ये थल सेना की अपने सैन्य बलों को और बेहतर बनाने की योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य थल सेना के टूथ टू टेल अनुपात को बेहतर करना है। टूथ टू टेल युद्ध में संलग्न सैनिकों के लिए आपूर्ति और सहयोग करने के लिए आवश्यक सैन्य कर्मियों की संख्या को दर्शाता है। सेना के राइट साइजिंग प्लान की सिफारिश सबसे पहले शेकटकर समिति ने की थी। इसके अंतर्गत आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप के आलोक में एक सक्षम सैन्य टुकड़ी के निर्माण और उसकी लड़ाकू क्षमता को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला टॉपिक है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। राष्ट्रपति ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान किए हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का उद्देश्य सभी स्तरों पर अलग अलग सरकारी संस्थाओं द्वारा अभिनव डिजिटल समाधान या उल्लेखनीय पहलों को प्रोत्साहित करना और सम्मानित करना है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में स्टार्टअप्स को भी शामिल किया गया है। इन अवार्ड्स को नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के तत्वावधान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। इस वर्ष के विजेताओं में शामिल है eNAM, ये कृषि जिन्सों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। दूसरा है ई-विवेचना ऐप मध्य प्रदेश का, यह अपराध की जांच में मदद करने के लिए है। तीसरा है उत्तर प्रदेश का माइन मित्र, जो कि खनन योजना के ऑनलाइन अनुमोदन के लिए है। और चौथा है पश्चिम बंगाल का दुआरे सरकार, जो कि लोगों को उनके घर तक सेवा वितरण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए है। अगला टॉपिक है अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट ERBS। नासा के अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट्स की पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने की संभावना प्रकट की गई है। ERBS नासा का सेवा मुक्त हो चुका सैटेलाइट है। इस उपग्रह को 2 वर्ष की अवधि के लिए 1984 में लॉन्च किया गया था। ERBS नासा के 3 उपग्रहों वाले अर्थ रेडिएशन बजट एक्सपेरिमेंट मिशन का हिस्सा था। ये उपग्रह पृथ्वी के विकिरणी ऊष्मा बजट और ओजोन सहित समताप मंडलीय घटकों को मापने वाले उपकरणों से लेस है। ऊष्मा बजट यानी कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित सूर्य की ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा विकिरण के माध्यम से छोड़ी गई ऊष्मा की मात्रा के बीच संतुलन है। इस तरह से ये जलवायु के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ERBS पर लगे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल एंड गैस एक्सपेरिमेंट 2 यानी SEG-2 द्वारा महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया गया है। ये डेटा वैश्विक स्तर पर ओजोन परत के क्षरण की पुष्टि करता है।
अगला टॉपिक है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मानक और लेबलिंग कार्यक्रम। छत के पंखों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अनिवार्य स्टार लेबलिंग के दायरे में शामिल कर दिया गया है। मानक और लेबलिंग कार्यक्रम को वर्ष 2006 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत शुरू किया गया था। इसके तहत उपकरण की दक्षता को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने के लिए उन पर 1 स्टार रेटिंग दर्शाने की शुरुआत की गई थी। उच्चतम स्टार लेबलिंग वाले उपकरण सबसे कम ऊर्जा खपत करते हैं और निम्नतम स्टार लेबलिंग वाले उपकरण सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं। वर्तमान में ये कई उपकरणों के लिए अनिवार्य है, जैसे कि फास्ट फ्री और डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, एलईडी लैंप, रूम एयर कंडीशनर, कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप यानी टीएफएल और स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर आदि। स्टार लेबल विवरण की बात करें तो इसमें अधिक स्टार का मतलब होता है ज्यादा बचत। सभी एयर कंडीशनर, सभी रेफ्रिजरेटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, गीजर, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, एलईडी लैंप, डीजी सेट आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें लेबल, अवधि, ब्रांड और मॉडल दिखाया जाता है। तकनीकी विवरण के तहत उपकरण प्रकार के लिए लागू मानक और परीक्षण की स्थिति दिखाई जाती है और उपकरण के प्रकार के बारे में तकनीकी मापदंड और लागू शर्तें भी दर्शाई जाती हैं। साथ ही विशिष्ट कोड ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा दर्शाया जाता है। थुल्लाल। ओट्टन थुल्लाल या थुल्लाल केरल का गायन और नृत्य कला का एक रूप है। ये कला अपने हास्य और सामाजिक व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत 18वीं सदी में महान कवि कुंचन नाम्बियार ने की थी। कथकली और कुडियाट्टम जैसे अधिक जटिल नृत्य रूपों के विपरीत ये कला अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रदर्शन के दौरान थुल्लाल कलाकार को एक गायक द्वारा सहयोग दिया जाता है। ये गायक छंदों को दोहराता है। गायक के साथ मृदंगम या थोपी मद्दलम यानी थाप और झांझ का एक वाद्य समूह होता है। इस कला का सृजन 3 अलग अलग संस्करणों में हुआ है। इसमें ओट्टन थुल्लाल, सीतांकन थुल्लाल और परायण थुल्लाल शामिल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।